Hello students and welcome to the another video of your favorite channel Biology Tip. In this video we are going to discuss the structure of stamen which is the male part of the flower. तो यहाँ पर हम लोग केवल और केवल मेल पार्ट की बात करेंगे, फीमेल पार्ट की बात नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूरा ओवरव्यू ले लिया था कि क्या क्या सीक्वेंसेस होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे ओनली अबाउट द मेल पार्ट एंड यू नो दैट मेल पार्ट इज स्टेमन। As I told you in last video that stamen is broadly divided into the upper fertile part which is called anther and lower sterile part which is called filament. When you are talking about a filament, filament is responsible to make attachment with between the anther and flower. फ्लावर और एंथर के बीच में एक अटैचमेंट बनाने का काम कौन करता है? फिलामेंट करता है, ठीक है ना। और इसके साथ इससे होकर के क्या जाते हैं बहुत सारे कंडक्टिव टिश्यूज जिसमें जाइलम और फ्लोएम्स होंगे जो वाटर और फूड की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, which are responsible for the transportation of the water, minerals as well as the food. अब इसके बाद हम लोगों को मेन कंसंट्रेट करना है इस एरिया पे। When you talking about the anther, as I told you earlier, it is the fertile portion of the whole stamen. अब मेनली दिस एंथर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। यहां पर एक लोब आपको ये दिख रहा है और एक लोब ये दिख रहा है, ठीक है ना। यहां पर आपको एंथर में दो लोब अगर दिख रहे हैं तो सच काइंड ऑफ एंथर इज कॉल्ड बाइलोब्ड एंथर। अब अगर हम लोग इस पूरे एंथर को कट कर देते हैं तो कट करने पर आपको ये इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं इसमें एक लोब तो ये हो गया, ये पूरा एक लोब, और ये क्या हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, ठीक है। और दोनों ही लोब्स आपस में कनेक्ट हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेराइल पोर्शन एंड इट इज कॉल्ड कनेक्टिव। और यहां पर कनेक्टिव आपको दिख रहा है कुछ इस पोर्शन में, और यहां पर ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है ये क्या है, ये कंडक्टिव टिश्यूज हैं। अब दिस इज वन लोब, दिस इज टू लोब, लेकिन आप देखिए एक लोब में यहां पर ये दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, और ये जो दो पार्ट हैं ये पूरे दो चैम्बर्स हैं, ठीक है ना। अब ये चैम्बर, ये एक जो लोब है ये डिवाइड हो रहा है दो चैम्बर में विद द हेल्प ऑफ ग्रूव। ये खांचे जैसा आपको दिख रहा है, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये पूरी लंबाई में गया है अलोंग द होल लेंथ ऑफ द एंथर। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, दिस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इज रिस्पॉन्सिबल टू डिवाइड द वन लोब इनटू टू थीका। यहां पर एक लोब किस में डिवाइड हो रहा है, टू थीका में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और अगर दो थीका यहां पर है और चूंकि दो लोब हैं इसलिए टोटल एक एंथर में कितने थीका आपको मिलेंगे, 4 थीका मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हर एक थीका में आपको ये मिलता है सर्कुलर स्पोरोजेनस टिश्यूज का स्ट्रक्चर, और इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो टोटल एंथर में कितने थीका थे, 4 थीका थे, तो इसलिए यहां पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया अगर मिल रहे हैं तो सच काइंड ऑफ एंथर इज कॉल्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच एंथर। और यहां पर ये इसमें दो लोब हैं तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइलोब्ड एंथर, और हर एक लोब में दो थीका हैं तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइथीकस। इसको आप क्या बोलेंगे, डाइथीकस एंथर बोलेंगे, ठीक है। तो ये डाइथीकस भी है, ये बाइलोब्ड भी है, और ये टेट्रा स्पोरेंजिएट भी है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम कुछ और एंथर्स के बारे में जाने, जैसे कि फैमिली मालवेसी जो आपके हिबिस्कस की फैमिली है जिसमें चाइना रोज या हिबिस्कस आता है, तो उसमें अगर आप गुड़हल के फूल में देखते हैं तो
एंथर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, बीन शेप्ड, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं रेनिफॉर्म, RENIFORM, रेनिफॉर्म एंथर, ठीक है। और इस रेनिफॉर्म एंथर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जनरली जो स्पोरेंजिया होते हैं वो 2 स्पोरेंजिया होंगे हर एक कॉर्नर पे, तो 1 और 2। अब यहां पे 2 स्पोरेंजिया है, 2 स्पोरेंजिएट एंथर है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाई स्पोरेंजिएट। तो गुड़हल के फूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो एंथर होगा वो कैसा होगा, बाई स्पोरेंजिएट होगा। लेकिन मोस्टली जो आपको एंथर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो आपको टेट्रा स्पोरेंजिएट, बाइलोब एंड कैसा मिलेगा, डाइथिकस मिलेगा। अब चूंकि यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो हर एक में केवल सिंगल थीका आपको मिल रहा है, इसलिए एक थीका यहां पर है, एक थीका यहां पर है, ठीक है ना, दोनों लोब में। अब अगर यहां पे अलग अलग थीका है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोथीकस एंथर। इसको आप क्या बोलेंगे, मोनोथीकस, इसको डाइथिकस नहीं बोलेंगे, ठीक है। आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, होता क्या है, जब पॉलन ग्रेन यहां पर बन जाएंगे तो ये जो स्पोरेंजिया है आफ्टर द मैच्योरिटी इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पॉलन सैक। मेनली अगर आप देखें हर एक एंथर में होता क्या है, शुरुआत में तो स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया से माइक्रो स्पोर्स बनते हैं, और ये माइक्रो स्पोर्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू मेल गैमेटोफाइट, एंड मेल गैमेटोफाइट इन द फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। तो जब पॉलन ग्रेन यहां पर बनेंगे तो अब यहां पर हम इसको माइक्रो स्पोरेंजिया नहीं बोलेंगे, दिस माइक्रो स्पोरेंजिया इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पॉलन सैक। तो यहां पर आपको पूरे पॉलन सैक मिलेंगे इस जगह पर, और ये पॉलन सैक जो होते हैं ये भरे हुए होते हैं किससे, फुल्ली डेवलप्ड पॉलन ग्रेन्स से, ठीक है। इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो पूरा एंथर है, ये एंथर का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, और एंथर के अंदर क्या होगा, एंथर के अंदर होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का भी डेवलपमेंट कैसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो प्रेजेंटली वी आर गोइंग टू टेक अ लुक रिगार्डिंग टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एंथर एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एंथर की शुरुआत में बात करते हैं तो एंथर में क्या होता है, सबसे ऊपर की जो आउटर वॉल होती है ये आउटर वॉल होती है एपिडर्मिस की, ठीक है ना, और इसके अंदर केवल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं और कुछ भी नहीं होगा, इनिशियली कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा, केवल मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक होमोजेनस स्ट्रक्चर होगा विच इज सराउंडेड बाय द एपिडर्मिस। ये फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है ना। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये क्रॉस सेक्शंस दिख रहे हैं एंथर के, क्योंकि हम लोगों ने एंथर बनाया था तो वो कुछ इस तरीके से बनाया था, अगर हम इसको ऐसे काटें तो काटने के बाद जो इनर व्यू मिल रहा है हम लोगों को, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब शुरुआत में तो ये हो गया, इसके बाद क्या होता है, यहां पे अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपो माने नीचे और डर्मल मींस डर्मिस यानी लेयर, तो एपिडर्मिस के नीचे की ये जो लेयर्स हैं इनको कहते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। तो एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द एंथर 4 हाइपोडर्मल सेल्स बिकम डिफरेंशिएटेड, यानी कि ये जो 4 सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट हो गई, ये अलग हो गई और अपनी सराउंडिंग सेल से, बाकी सेल से ये अलग दिख रही हैं, तो दैट्स व्हाई दे बिकम डिफरेंशिएटेड। अब ये डिफरेंशिएट हो गई तो अब इन सेल्स को जब ये अपने आकार में बढ़ जाती हैं, साइज में बढ़ जाती हैं, कुछ अलग दिखने लगती हैं इन कंपैरिजन टू अदर नेबरिंग सेल्स, तब हम इनको बोलते हैं आर्चेस्पोरियल सेल्स, ठीक है। अब आर्चेस्पोरियल सेल्स के बाद ये जो आर्चेस्पोरियल सेल्स हैं ये डिवाइड होगी, और डिवाइड कैसे होंगी, इनमें डिवीजन होगा पेरिक्लिनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन। अब पेरिक्लिनल डिवीजन में क्या होता है, अगर एक ये सेल है
और ये सेल डिवीजन के बाद 2 सेल्स बना रही है, तो इस तरीके से ये डिवीजन हुआ, एक सेल ये बन गई, एक सेल ये ऊपर नीचे बन गई, तो इसको बोलेंगे पेरिक्लिनल डिवीजन। और अगर मान लीजिए कि ये एक सेल है, सिंगल सेल, और इस सेल में इस तरीके से डिवीजन हो रहा है और लेफ्ट और राइट में 2 सेल्स बन रही हैं, तो इट इज कॉल्ड एंटीक्लिनल डिवीजन। तो एंटीक्लिनल अगर सेल्स में डिवीजन होगा तो एक लंबी सी लेयर बनती जाएगी, और अगर पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो क्या होगा, डिफरेंट लेयर्स बनेंगी, ठीक है ना, ऊपर नीचे लेयर्स बनेंगी। तो यहां पर आर्चेस्पोरियल सेल्स में जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। तो दीज आर्चेस्पोरियल सेल्स आर गोइंग टू डिवाइड पेरिक्लिनली, और पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद जब ऊपर नीचे सेल्स बनी, तो जो ऊपर वाली सेल है, द सेल टुवर्ड्स द एपिडर्मिस या आउटर टुवर्ड्स द आउटर साइड, इट इज कॉल्ड प्राइमरी पैराइटल सेल, एंड द सेल towards the lower side it is called primary sporogenous cell। अब प्राइमरी जो पैराइटल सेल होती है वो आगे चल करके क्या बनाती है, वो एंथर की वॉल बनाती है, एंथर की दीवार बनाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर वॉल को बनाना है तो ये सेल क्या करेगी, ये जल्दी जल्दी एंटीक्लिनल डिवीजन करेगी। एंटीक्लिनल मैंने आपको बताया था लेफ्ट राइट डिवीजन करेगी, और उससे क्या करेगी, ये डिफरेंट लेयर्स फॉर्म करती है, और इन लेयर्स को हम बोलते हैं पैराइटल लेयर्स। तो प्राइमरी पैराइटल सेल, इसमें हो गया एंटीक्लिनल डिवीजन, एंटीक्लिनल डिवीजन्स होंगे, और एंटीक्लिनल डिवीजन के बाद ये पैराइटल लेयर्स फॉर्म करेगी। और ये जो अब यहां पे ये जो पैराइटल लेयर्स फॉर्म कर रही है, ये 3 to 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। अब ये 3 to 5 लेयर्स मिलकर के क्या बनाएंगी, एंथर की वॉल बनाएंगी, ठीक है। तो अब ये हम लोगों को मालूम हो गया कि दिस प्राइमरी पैराइटल सेल इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल। बट when you're talking about the inner cell which is called primary sporogenous cell, इसका नाम क्या है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। देखिए नाम से ही पता चल रहा, स्पोरोजेनस, जेनस मतलब जनरेट करना, और किसको जनरेट करना है, स्पोर्स को। और हम लोग मेल्स की बात कर रहे हैं, तो मेल में क्या होगा, माइक्रोस्पोर का जनरेशन होगा ना। तो माइक्रोस्पोर के जनरेशन के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया किससे बनेगा, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से। लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनस सेल जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया बनना है स्पोरोजेनस सेल से, तो सबसे पहले स्पोरोजेनस सेल में फिर से क्या होंगे, बहुत सारे डिवीजन्स होंगे, और डिवीजन के बाद क्या बनेगा, स्पोरोजेनस टिश्यू बनेंगे, और स्पोरोजेनस टिश्यू ही क्या बना देंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो एंथर की डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है ना, जो एक साथ एंथर वॉल बना रही हैं, ये कौन कौन सी लेयर हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो एपिडर्मिस है ग्रीन कलर की, ये एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस के बाद अब ये जो लेयर्स हैं, दीज लेयर्स आर ऑफ 3 टाइप, 3 तरह की लेयर होंगी। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोथीसियम, ठीक है। सेकंड लेयर जस्ट एट द बेनेथ ऑफ द एंडोथीसियम, ये जो ग्रीन कलर की लेयर आपको दिख रही है, इट इज कॉल्ड मिडिल लेयर, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड टैपिटम। और टैपिटम के जस्ट बाद ये जो ब्लैक कलर का आपको देख रहे हैं, ये स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, एंड दीज स्पोरोजेनस टिश्यूज आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आफ्टर द डेवलपमेंट। अब एंडोथीसियम की अगर हम बात करें, तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होंगी, एक्चुअली इसकी जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, लंबी लंबी कॉलमनर सेल्स होती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। और कैसे इलोंगेशन जो इनमें हो रहा है, ये रेडियस के अलोंग हो रहा है ना, तो ये जो सेल्स होंगी ये कौन सी होंगी, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। तो एंडोथीसियम कंप्राइजेस ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। और रेडियली इलोंगेटेड सेल्स में अगर आप देखें, एक सेल को आप देखें, ये इसकी इनर वॉल है, ये इसकी आउटर वॉल है, और ये इसकी रेडियल वॉल है। अंदर वाली वॉल क्या हो गई, इनर वॉल, आउटर वॉल, और ये रेडियल वॉल। अब जो इनर वॉल है, अब ये इनर और आउटर की जो वॉल्स हैं वो इस तरीके से हैं, और जो रेडियल वॉल हैं वो लंबी लंबी हैं। तो ये इनर वॉल को हम इनर टेंजेंशियल वॉल भी बोलते हैं,
और आउटर वाली को आउटर टेंजेंशियल वॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब केवल इनर टेंजेंशियल वॉल और रेडियली टेंजेंशियल वॉल, केवल ये वाली सेल्स और ये वाली सेल्स एक बार बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, तो इसकी ये वाली रेडियल वॉल और इसके ये इनर टेंजेंशियल वॉल, ठीक है ना। ये में क्या होगी, इनमें थिकनिंग होती है, ये वॉल्स बड़ी मोटी होती हैं और बाहर वाली जो वॉल होती है वो कैसी होती है, ये थिन होती है। तो ये वॉल आपकी थिन हो गई और ये जो रेडियल वॉल है और रेडियल वॉल के साथ आपकी इनर टेंजेंशियल वॉल है, ये थिक होती हैं। अब ये थिक हैं तो इनमें कोई थिकनिंग मटेरियल होगा, तो ये थिकनिंग मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ बैंड, रेडियल बैंड, ठीक है ना। अब ये रेडियल बैंड जो बना होता है वो किससे बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी कई बार आ चुका है। दिस रेडियल बैंड विच इज प्रेजेंट in the radial wall as well as inner tangential wall is made up of cellulose, mainly इसमें क्या होगा, सेलुलोज होगा, और सेलुलोज के साथ दो चीजें और होंगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ पैक्टिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लिग्निन, ठीक है। अब होता क्या है, मेनली ये क्यों है, अगर ये रेडियल बैंड है तो इसकी कोई जरूरत होगी। मेनली ये रेडियल बैंड क्या करता है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये जो रेडियल बैंड होता है इट इज हाइग्रोस्कोपिक। अब हाइग्रोस्कोपिक है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इन्वायरमेंट से क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो सेल्स अप होगा, ठीक है ना, फूलेगा, और जब फूलेगा तो वॉल में क्या होगा, जो पूरी वॉल है, पूरी ये लेयर, अब ये पूरी जो लेयर होगी इसमें एक टेंशन डेवलप होगा, और जब टेंशन डेवलप होगा तो ये क्या होगी, एंथर की वॉल फटेगी। तो ये फटेगी कब, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और जब ये फटेगी तो इसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो लिबरेट हो जाएंगे। तो दिस एंडोथीसियम लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ pollen grains by the dehiscence of the anther at the time of maturity, because these radial bands which are present in the cells of endothecium are hygroscopic in nature. They are very useful for the absorbance of the atmospheric moisture, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वन काइंड ऑफ टेंशन इज गोइंग टू बी डेवलप्ड एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टियरिंग ऑफ एंथर वॉल। नाउ अब लेकिन ये अगर यहां पे टेंशन है तो यहां पर टेंशन ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा इस एंथर वॉल को फाड़ने के लिए, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ये जो एंडोथीशियम होती है ये एंडोथीशियम थिन वॉल्ड होती है, यहां पर तो ये एंडोथीशियम थिक वॉल्ड होगी, लेकिन ये कुछ ग्रूव्स होते हैं, एक इधर और एक इधर, यहां पर एंडोथीशियम में क्या होगा, ये रेडियल बैंड्स नहीं होंगे, और जब ये रेडियल बैंड्स नहीं होंगे तो ये जो एंडोथीशियम है ये थिन वॉल्ड होगी, और इस थिन वॉल्ड एंडोथीशियम की लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। और ये स्टोमियम में क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, और जब ये टेंशन क्रिएट होगा तो ये जो डेहिस्सेंस होगा ना ये इसी जगह से होगा, ठीक है ना। अभी मैंने बताया कि एंडोथीशियम इज रिस्पांसिबल फॉर द डेहिस्सेंस, लेकिन वो किस तरफ से फटेगी भाई, उस जगह से फटेगी जहां पे जो सेल्स हैं वो कमजोर हैं, कमजोर यानी वो मजबूत नहीं है, और वो मजबूत क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें थिकनिंग नहीं है, ये रेडियल बैंड्स नहीं होते हैं, तो इसी जगह से एंथर की वॉल क्या होगी, रैप्चर होने लगेगी, और जब ये रैप्चर होगी तो पॉलन ग्रेन्स लिबरेट होंगे। तो ये जो स्टोमियम है, दिस स्टोमियम इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म लाइन ऑफ डेहिस्सेंस। लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरी स्टोमियम है ना, ये पूरे एंथर की अगर हम बात करें, इधर देखें, अगर हम पूरे एंथर की बात करें तो एंथर के पूरे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग होती है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या बनाएगी, एक लाइन ऑफ डेहिस्सेंस बनाएगी, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर इज प्रेजेंट एट अ बेनेथ ऑफ एंडोथीशियम।
अब एंडोथीसियम के बेनेथ पर ये जो मिडिल लेयर है ये क्या करती, सबसे पहली बात तो ये इट इज एफिमेरल इन नेचर। ये कैसी होगी, एफिमेरल होगी। एफिमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, यानी ये जल्दी से ही बनेगी और बनने के बाद धीरे धीरे ये डिसइंटीग्रेट होती जाएगी जैसे जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। तो इट इज इफेमेरल इन नेचर। अब डिसइंटीग्रेट अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, जब ये डिसइंटीग्रेट होती है तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो और उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं दे आर कंज्यूम्ड बाय द स्पोरोजिनस टिश्यूज फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। अब यहां पर अगर हम मिडिल लेयर के काम की बात करें तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मिडिल लेयर, मिडिल लेयर इज रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोरोजिनस टिश्यूज, दैट्स व्हाई इट इज इफिमेरल इन नेचर। इसके बाद एट द बेनेथ ऑफ दिस मिडिल लेयर दिस रेडियली elongated innermost layer is called tapetum layer, and this tapetum layer is responsible to provide nutrition, ठीक है ना, to the developing microspores inside the sporangia। लगे टैपेटम पे मैं एक अभी अलग वीडियो बनाऊंगा और काफी डिटेल में आपको टैपेटम के डिफरेंट फंक्शंस की बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि दिस टैपेटम इज रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोरोजेनस टिश्यूज एंड स्पोरेंजिया। नाउ अब बात हम लोग करते हैं ये तो सारी बात हो गई किसकी, डिफरेंट लेयर्स की, और ये सारी डिफरेंट लेयर्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एंथर ये क्या बनाएंगी, एंथर की वॉल बनाएंगी। अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी ये अंदर की तरफ ये ब्लैक कलर की क्या बना रही है, स्पोरोजिनस टिश्यूज बना रही है, और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एक साथ हैं ये सब क्या कर रही हैं, ये सब रिडक्शनल डिवीजन कर रही हैं, और रिडक्शनल डिवीजन के बाद अल्टीमेटली क्या बनाएंगी, माइक्रो स्पोर्स बनाएंगी। और ये माइक्रोस्पोर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट structure and different stages and how the microsporangia is going to be developed inside the